ये कहानी मेजर फोसेट के जीवन की एक सच्ची कहानी है जो ब्रिटिश आर्मी में थे। मेजर फोसेट ने अपना पूरा जीवन अपने देश के नाम कर दिया था। मेजर फोसेट बहुत ही बहादुर और साहसी व्यक्ति थे। इनका निशाना सेना में सबसे अच्छा होता था, लेकिन मेजर फोसेट को कभी उसकी रैंक के हिसाब से कोई मेडल नहीं मिला होता। ऐसे ही एक दिन मेजर फोसेट को उसके सीनियर बुलाते हैं और उसे ऑर्डर देते हैं, तुम लंदन जा रहे हो, रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया गया है और अब तुम्हें आरजीएस के लिए काम करना है। मेजर फोसेट सेना को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, पर उन्हें अपने सीनियर का ऑर्डर मानना पड़ता है। इसके बाद मेजर फोसेट रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी लंदन में चले जाते हैं। मेजर फोसेट को वहाँ जॉर्ज गोल्डिज नाम का एक आदमी मिलता है जो रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी का प्रेसिडेंट होता है और इसने ही मेजर फोसेट को लंदन बुलाया होता है। ये आदमी चाहता था कि मेजर फोसेट उनके लिए बोलीविया और ब्राजील का मैप बनाए, क्योंकि बोलीविया में जो जंगल है उसमें आदिवासी लोग रहते हैं और वहाँ पर रबड़ की खेती होती है जो कि बहुत महंगी खेती है। इसीलिए बोलीविया और ब्राजील में अपने देश की सीमा को लेकर संघर्ष चल रहा है। अगर मेजर फोसेट ये मैप बना देते हैं तो बोलीविया और ब्राजील के बीच सीमा को लेकर हो रहा विवाद खत्म हो जाएगा और युद्ध टल जाएगा। ये लोग मेजर फोसेट को इसलिए भी चुनते हैं क्योंकि वो फौज में है और उसने फौज में अपनी ड्यूटी के दौरान बहुत सी ऐसी कठिनाइयों का सामना किया है और उसे जंगल और बीहड़ में होने वाली परेशानियों का अनुभव भी है। और इससे पता चलता है कि मेजर फोसेट बहादुर है। और मेजर फोसेट ने अपने कॉलेज के दिनों में सर्वे का काम भी किया था, जिससे उसे सर्वे का अनुभव भी है। मेजर फोसेट प्रेसिडेंट को काम करने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं, मैं एक फौजी हूँ और मुझे कुछ ऐसा काम चाहिए जो रोमांचक हो। पर इस पर प्रेसिडेंट जॉर्ज गोल्डिज कहते हैं, यह काम भी रोमांचक है क्योंकि जंगल में तुम्हें ऐसी प्रजातियां मिलेंगी जो बहुत अधिक खतरनाक है और तुम्हें इन प्रजातियों की खोज भी करनी है। और अगर तुम इस काम में सक्सेसफुल हुए तो हम तुम्हें सैनिक सम्मान देंगे और तुम्हारे परिवार का नाम होगा। प्रेसिडेंट की ये बात सुनकर मेजर फोसेट इस काम के लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि आज तक मेजर फोसेट को उसकी रैंक के हिसाब से कोई मेडल नहीं मिला होता और मेजर फोसेट के पास ये आखिरी मौका था जब उसे कोई सम्मान, कोई मेडल मिल सकता था। मेजर फोसेट घर आकर अपनी पत्नी पर्सी को बताते हैं कि उसे काम के लिए जंगल भेजा जा रहा है और उसको नहीं पता कि वो कब तक लौटेगा। पर्सी मेजर फोसेट को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो अपना ध्यान खुद रख लेगी और वो चाहती है कि मेजर फोसेट जल्दी से जल्दी काम खत्म करके जंगल से लौट आए। यहाँ हमें ये पता चलता है कि मेजर फोसेट की वाइफ भी इन्हीं की तरह बहादुर होती है। इसके बाद मेजर फोसेट जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। मेजर फोसेट को अपने शिप पर एक आदमी मिलता है जिसका नाम मिस्टर कॉस्टन होता है। दरअसल ये आदमी प्रेसिडेंट जॉर्ज गोल्डिज ने भेजा होता है जो नक्शा बनाने में मेजर फोसेट की मदद करेगा। अब धीरे धीरे मेजर फोसेट और मिस्टर कॉस्टन नक्शा बनाते हुए जंगल में बढ़ने लगते हैं। ये लोग जंगल में काफी समय गुजारते हैं और एक दिन ये एक ऐसे कबीले में पहुंच जाते हैं जहां पर ओपेरा चल रहा था। ये जगह फेजिंडा जोकनोबिया होती है। यहाँ पर रबड़ की खेती होती थी। यहाँ पर इन्हें मैनली नाम का एक आदमी मिलता है जिसको गवर्नर जनरल ने भेजा होता है। ये मेजर फोसेट के लिए गवर्नर जनरल का मैसेज लाया होता है। ये मेजर फोसेट को कहता है कि आपको ये अभियान यही बंद कर देना चाहिए क्योंकि बोलीविया और ब्राजील अपने देश की सीमा के लिए लड़ने लगे हैं। इस पर मेजर फोसेट कहता है, तुम गवर्नर जनरल को एक टेलीग्राम लिखो और कहो अब ये मिशन बंद नहीं हो सकता क्योंकि हम अपनी योजना के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे और इस काम को पूरा करेंगे। मेजर फोसेट मैनली को कहता है, तुम हमारे लिए एक लोकल गाइड का इंतजाम करो जिसे रियो वर्दी नदी के रास्ते का पता हो। मैनली मेजर फोसेट को रबड़ के एक व्यापारी के पास ले जाता है जिसका नाम ब्रैन द गैंडोरिज होता है, जो यहाँ के जंगलों में गैर कानूनी रूप से रबड़ की खेती करता है। मेजर फोसेट ब्रैन द गैंडोरिज से एक इंडियन गाइड की डिमांड करता है और कहता है इसके बदले में उसे जो चाहिए मांग सकता है, वो इंग्लैंड सरकार से उसे दिला देगा। ब्रैन द गैंडोरिज मेजर फोसेट से कहता है, तुम यहाँ नक्शा इसलिए बना रहे हो ताकि बोलीविया के बीच सीमा को लेकर युद्ध न हो और अगर युद्ध नहीं होगा तो मेरा बिजनेस भी चलेगा जिससे मुझे भी फायदा है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं तुम्हें अपने कबीले से कुछ लोगों को भी दूंगा जो इस काम में तुम्हारी मदद करेंगे। मेजर फोसेट जरूरत की चीजें लेकर और 2 बड़े राफ्ट लेकर रियो वर्दी नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। जब ये लोग नदी के रास्ते जा रहे हो
होते हैं तो यहाँ के कुछ आदिवासी लोग इन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में इनके एक आदमी की मौत हो जाती है। ये लोग यहाँ से बचकर निकल जाते हैं और एक सुबह मेजर फोसेट उस इंडियन गाइड से पूछता है हमें और कितनी दूर चलना है। वह मेजर को बताता है अभी हमें इस नदी के सिरे तक पहुंचना है जिसमें कुछ और हफ्ते लग जाएंगी। ये नदी बहुत खतरनाक है। अक्सर लोग यहाँ एल्डोरा के खोए हुए शहर को खोजने के लिए आते हैं जो शहर सोने का बना हुआ है। लोग यहाँ सोने के लालच में आते हैं। ये शहर जंगल के बीचों बीच है और इस जंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और यहाँ जो भी आता है वो वापस जिंदा अपने घर नहीं जाता। वहीं दूसरी ओर मेजर फोसेट और उसकी टीम की हालत काफी खराब हो रही होती है। ये लोग भूखे हैं, बीमार हैं और इनके कई लोग बीमारी के कारण मर चुके हैं। खाने के लिए ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और ये लोग यहाँ से जल्दी निकलना चाहते हैं। मेजर फोसेट के साथ यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उन्हें ये लगता है कि मेजर फोसेट सोने के शहर की खोज में आए हैं और अब उनकी जान नहीं बचने वाली, क्योंकि अगर मेजर फोसेट को सोने का शहर मिल भी गया तो वे भूख के कारण मर जाएंगे। इसीलिए ये लोग मेजर फोसेट को यहाँ से वापस चलने के लिए कहते हैं। अगले ही पल इनके इंडियन गाइड को रियो वर्दी नदी का स्टार्टिंग पॉइंट दिख जाता है जहाँ तक इन लोगों को पहुँचना था। मेजर फोसेट और इसकी टीम काफी खुश होती है क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई भी इंसान नहीं पहुँच पाया था और ये यहाँ पर पहुँचने वाले पहले इंसान थे। ये एक अनोखी खोज थी। जो इंडियन गाइड इन्हें यहाँ तक लाया था वो कहीं जंगल में भाग जाता है क्योंकि अब वो भी अपने घर पहुँच जाता है। मेजर फोसेट नक्शे में अपनी आखिरी रीडिंग लेते हैं जिससे उनका नक्शा पूरा हो जाता है। तभी मेजर फोसेट को जंगल में एक सूअर दिखाई देता है। फोसेट उसको मार देते हैं। अब इनके पास खाने के लिए खाना भी था। यहाँ जंगल में मेजर फोसेट को कुछ टूटे हुए मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जो किसी आदिवासी सभ्यता के थे। मेजर फोसेट इन्हें अपने साथ ले लेते हैं। इसके बाद मेजर फोसेट जंगल से लौट आते हैं। मेजर फोसेट का इंग्लैंड में अच्छे से स्वागत किया जाता है क्योंकि उनकी खोज की वजह से बोलीविया और ब्राजील के बीच सीमा को लेकर हो रहा विवाद खत्म हो गया था। वहीं इंग्लैंड में मेजर फोसेट के सम्मान में आरजीएस एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें बहुत से खोजकर्ता आए हुए होते हैं। वहीं पर आरजीएस के प्रेसिडेंट मेजर फोसेट को मिस्टर मरी से मिलवाते हैं जो सेना में जनरल होता है। ये मेजर फोसेट की खोज से बहुत खुश था। मिस्टर मरी मेजर फोसेट को बताते हैं कि वो भी कई बार ऐसे ही अभियानों पर गए हैं और उसे भी ऐसे ही काम करने का अनुभव है। इसके बाद मिस्टर मरी मेजर फोसेट को बताते हैं कि कल आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जहां आप अपने अभियान की कामयाबी के बारे में लोगों को बताएंगे। इसके बाद अगले दिन मेजर फोसेट कॉन्फ्रेंस में अपनी कामयाबी के बारे में लोगों को बताते हैं। मेजर फोसेट कहते हैं अमेजोनिया एक हरा भरा रेगिस्तान ही नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं, लेकिन अमेजोनिया में एक प्राचीन सभ्यता छुपी हुई है जो हमारी सभ्यता से भी काफी पुरानी है, जो एक इंडियन सभ्यता है जिस पर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि लोगों को लगता था कि हमारी सभ्यता से पुरानी कोई सभ्यता हो ही नहीं सकती। वहीं पर बैठा एक शख्स मेजर फोसेट से कहता है कहीं आप भी खोए हुए सोने के शहर के बारे में बात तो नहीं कर रहे जिसको लोग ढूंढने के लिए जाते हैं और कोई भी वापस नहीं आता। वहीं दूसरी ओर मेजर फोसेट लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि अगर हम जंगल में खोए हुए शहर को ढूंढे तो क्या आपको नहीं लगता ये मानव इतिहास में एक अनोखी खोज होगी। मेजर फोसेट अपने साथ जंगल से मिट्टी के जो बर्तन लाए थे उन्हें दिखाते हुए कहते हैं इन बर्तनों पर एशिया और यूरोप की शानदार कलाकृतियां बनी हुई हैं जो जंगल के बीचों बीच मिली हैं। यहीं पर कुछ लोग मेजर फोसेट को चीयर करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते सभी लोग मेजर फोसेट की बातों का समर्थन करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मेजर फोसेट इन्हें 1753 का एक पुराना डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जिसे एक पोर्चुगीज सिपाही ने लिखा था और उसने इस डॉक्यूमेंट में पुराने शहर के बारे में लिखा था जो पूरा सोने का बना हुआ था। मेजर फोसेट बताते हैं ये कोई एल्डोरा शहर नहीं था बल्कि ये एक पुराना शहर था जिसका नाम जेड था और अब हमें उस शहर को ढूंढने निकलना है। वहीं पर मिस्टर मरी भी बैठे होते हैं जो खड़े होकर मेजर फोसेट की बातों का समर्थन करते
जाते हैं। मेजर फोसेट इन सब से कहते हैं अब हम वहाँ जाएंगे और कामयाब होकर लौटेंगे। इसके बाद वे जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। अब की बार मेजर फोसेट के साथ मिस्टर मरी भी चलने का फैसला करते हैं। अब इन लोगों को जंगल में 121 मील तय करने होते हैं। वहीं दूसरी ओर मिस्टर मरी की रफ्तार बहुत धीमी होती है क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट लेकर आए हुए होते हैं। ये लोग धीरे धीरे जंगल में बढ़ रहे होते हैं। मैनली जो प्रेसिडेंट का मैसेंजर होता है वो मेजर फोसेट को बताता है कि आपकी खोजों से प्रेरित होकर लोग एडवेंचर्स पर जा रहे हैं और हाल फिलहाल में ही एंडीज में माचू पिचू नाम के एक शहर की खोज हुई है। मतलब ये वो दौर था जब लोग नई नई चीजों को खोजने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी ओर मेजर फोसेट और इनके आदमियों पर जंगली लोग हमला कर देते हैं। मेजर फोसेट और इसकी टीम पानी में कूदकर अपनी जान बचाती है। वही मेजर फोसेट अपनी टीम से कहते हैं हमें नेशनल एंथम सॉन्ग गाना चाहिए क्योंकि इन्हें ये लगना चाहिए कि हम यहाँ के सिपाही हैं और इन्हें हमारे से कोई खतरा नहीं है। इसके बाद मेजर फोसेट ऐसा ही करते हैं। मेजर फोसेट नेशनल एंथम सॉन्ग गाना शुरू कर देते हैं जिससे ये जंगली लोग इन पर हमला करना बंद कर देते हैं। ये मेजर फोसेट को अपने साथ कबीले में ले जाते हैं। मेजर फोसेट उनसे पूछता है हम लोग जंगल में कुछ पुराने घरों को ढूंढ रहे हैं, क्या तुम्हें पता है वे कहाँ हैं? इस पर वह जंगली आदमी मेजर फोसेट को बताता है ऐसे शहरों के बारे में मैंने सुना है, मैं कभी वहाँ गया नहीं हूँ। जब तुम नदी में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें जंगल में बहुत से और कबीले मिलेंगे जो तुम्हें आगे का रास्ता बता देंगे। दरअसल मेजर फोसेट ने अपने पिछले अभियान के दौरान इन लोगों की भाषा को बोलना सीख लिया था और मेजर फोसेट अब इन लोगों की भाषा को समझ भी सकते थे। मेजर फोसेट इस कबीले में कई दिन बिताते हैं और यहाँ के लोगों पर स्टडी करते हैं जिससे मेजर फोसेट को कुछ खास बातें पता चलती हैं। ये लोग यहाँ पर आधुनिक तरीके से खेती करते थे और इनका खेती करने का तरीका मौसम और पर्यावरण के हिसाब से बिल्कुल सटीक होता है। मेजर फोसेट को और एक बात पता चलती है कि यहाँ के लोग अपने मरे हुए आदमियों को पकाकर खा जाते हैं क्योंकि इन लोगों का मानना है कि अगर ऐसा करेंगे तो मरे हुए आदमी की आत्मा इन लोगों में ही समा जाती है। मेजर फोसेट इन लोगों से मछली पकड़ना भी सीखते हैं। ये लोग मछली पकड़ने के लिए एक नशीले पौधे का रस नदी में डालते थे जिससे मछलियां बेहोश हो जाती थी। ये लोग उतनी ही मछलियों को पकड़ते थे जितनी की खाई जा सके, बाकी को जिंदा छोड़ देते थे। ऐसा करने से जीवों का संतुलन बना रहता है। इसके बाद ये लोग जंगल में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। ये देखते हैं कि इनका दोस्त मिस्टर जेम्स मरी काफी खराब हालत में है और वो जंगल में सरवाइव नहीं कर पा रहा। मिस्टर मरी ने इनका सारा खाना खा लिया होता है। मिस्टर मरीन से कहता है मैं बहुत थक चुका हूँ और कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। इस पर मेजर फोसेट कहते हैं हमें लगातार आगे बढ़ना होगा और हम तुम्हारी चलने में मदद करेंगे। और ये लोग नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पर एक जगह नदी में बहाव बहुत तेज होता है और मिस्टर मरी राफ्ट पर ठीक से खड़ा नहीं होता और इन लोगों का राफ्ट अनबैलेंस हो जाता है। ये लोग नदी में गिर जाते हैं और साथ ही इनका सारा सामान भी बह जाता है और ये सब मिस्टर मरी की वजह से हुआ होता है। मेजर फोसेट राफ्ट को किनारे पर लगा देते हैं और आज रात वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी ओर मिस्टर मरी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। उसका पैर जख्मी होता है और उसके पैर का इन्फेक्शन फैल रहा होता है और वह अपनी हालत के लिए मेजर फोसेट को जिम्मेदार समझता है। मिस्टर मरी यहाँ से वापस लौटना चाहता था। वो मेजर फोसेट से कहता है कि तुम्हें केवल अपने अभियान की पड़ी है, तुम्हें अपनी टीम की कोई चिंता नहीं है। मेजर फोसेट के साथ जो लोग होते हैं वो मिस्टर मरी को वापस भेजने का फैसला करते हैं और अगले दिन ये लोग मिस्टर मरी को एक घोड़ा देकर और इनके पास जो खाने पीने का सामान है उसमें से आधा देकर और साथ में एक लोकल गाइड देकर घर के लिए रवाना कर देते हैं और खुद जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। इन्हें रास्ते में कुछ प्राचीन सभ्यताओं के निशान मिलते हैं। इससे इन्हें पता चलता है कि ये लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं। तभी वहाँ मिस्टर कोस्टेन आ जाता है। वो मेजर फोसेट को बताता है कि हमें वापस चलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो खाना है मिस्टर मरी ने जाते जाते उसमें तेल मिला दिया है और हमारा सारा खाना खराब हो चुका है और जंगल में बिना खाने के रहना अपने आप में खुदकुशी करने जैसा है। और यहाँ पर इन लोगों को ना चाहते हुए भी अपना अभियान बीच में बंद करना पड़ता है कि मिस्टर मरी नहीं
चाहते थे ये लोग उसके बिना अभियान को पूरा करे और क्रेडिट इन लोगों को मिले, इसलिए उसने जाते जाते इन लोगों के सारे खाने को खराब कर दिया था। और यही कारण था इन लोगों को न चाहते हुए भी अपना अभियान बीच में ही बंद करना पड़ा। अब ये लोग अपने घर लौट आते हैं और एक सुबह इन्हें रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी लंदन में बुलाया जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट जॉर्ज गोल्डी के साथ पूरी आरजीएस की टीम बैठी हुई होती है और साथ ही यहाँ पर मिस्टर मरी भी पहुँच चुके थे। दरअसल ये बैठक मिस्टर मरी ने बुलवाई थी। मिस्टर मरी यहाँ पर मेजर फॉसेट पर इल्जाम लगाते हैं कि मेजर फॉसेट ने जानबूझकर उसकी जान को खतरे में डाला है और जंगल में उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, और मिस्टर मरी चाहते हैं कि मेजर फॉसेट उससे माफी मांगे। इसके बाद मेजर फॉसेट मिस्टर मरी से कहते हैं, हाँ मैं माफी तो मांग लूंगा, पर अपनी टीम से, क्योंकि मैंने उसके हिस्से का खाना तुम्हें देकर तुम्हारी जान बचाई है। मेजर फॉसेट मिस्टर मरी से कहता है, तुम्हें तो वहीं जंगल में मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हमारा अभियान सफल नहीं हुआ। और ये कहकर मेजर फॉसेट आरजीएस से इस्तीफा देकर चले जाते हैं। इसके बाद मेजर फॉसेट घर पहुंचते हैं, जहां उनकी पत्नी उनसे कहती है, तुम्हारे लिए खत है, तुम्हें कल वॉर ऑफिस में जाकर अपना नाम दर्ज करवाना है, क्योंकि अब फ्रांस के साथ युद्ध शुरू हो गया था और मेजर फॉसेट का ट्रांसफर फौज में हो गया था। अब उन्हें युद्ध के लिए जाना था। इसके बाद मेजर फॉसेट और उसकी टीम को बॉर्डर पर तैनात कर दिया जाता है। यहाँ इनको 2 साल बीत जाते हैं और एक दिन मैनली मेजर फॉसेट को बताता है मिस्टर जेम्स मरी कुरियन के साथ में अभियान पर गए थे और वहां भी उन्होंने विद्रोह कर दिया और वापस अभियान को छोड़कर बीच में भाग गए, जैसा कि उन्होंने मेजर फॉसेट के साथ किया था। वहीं दूसरी तरफ युद्ध शुरू हो जाता है। मेजर फॉसेट अपने सिपाहियों से कहते हैं, मैंने सरकार के लिए हर एक काम बहुत ईमानदारी से किया है और ये सब मैंने एक मेडल के लिए किया था, पर आज की जंग हम अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। इन लोगों के पास नोट 3 नोट की राइफल्स होती हैं और फ्रांस की सेना के पास आधुनिक मशीन गन्स होती हैं। मेजर फॉसेट और इनके सिपाही बहादुरी से फ्रांस की सेना का सामना करते हैं, पर इनकी सेना उनके आधुनिक हथियारों के सामने नहीं टिक पाती और इनकी सेना के अधिकतर जवान शहीद हो जाते हैं। वहीं मेजर फॉसेट क्लोरीन गैस का शिकार हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। बाद में मेजर फॉसेट को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां मेजर फॉसेट की आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है, क्योंकि क्लोरीन गैस की वजह से मेजर फॉसेट की आंखों को काफी नुकसान हुआ होता है। इसके बाद डॉक्टर मेजर फॉसेट से कहते हैं, तुम अब कभी जंगल नहीं जा पाओगे। ये सुनकर मेजर फॉसेट काफी दुखी होते हैं, क्योंकि जंगल में जाना, खोज करना अब उनका एक सपना बन चुका था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते और मेजर फॉसेट की आंखें पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। अब वो अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं और एक दिन उनके पास एक पत्रकार आता है। वो मेजर फॉसेट से पूछता है, आप अब नई खोजों के लिए क्यों नहीं जा रहे? इस पर मेजर फॉसेट कहते हैं, मैंने अब नए अभियानों पर जाना बंद कर दिया है, मैं अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहा हूँ। इस पर वो पत्रकार जो मेजर फॉसेट का इंटरव्यू ले रहा था, वो मेजर फॉसेट को बताता है, डॉक्टर हैमिल्टन भी उसी छुपे हुए शहर को ढूंढने के लिए गए हैं और वो अपने साथ सेना की एक टुकड़ी लेकर भी गए हैं। मेजर फॉसेट पत्रकार से कहता है, उम्मीद है डॉक्टर हैमिल्टन अपने हथियारों से आदिवासियों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसके बाद मेजर फॉसेट और उनके बड़े बेटे जैक को दिखाया जाता है, जहाँ जैक अपने पिता को दोबारा जंगल में जाने के लिए मोटिवेट करता है और उससे कहता है, मुझे और आपको दोबारा जंगल में जाना चाहिए और डॉक्टर हैमिल्टन से पहले उस प्राचीन शहर की खोज करनी चाहिए। जैक के समझाने पर मेजर फॉसेट जंगल जाने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद मेजर फॉसेट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लोगों को बताते हैं कि वो दोबारा उस प्राचीन शहर जेड को खोजने के लिए जाने वाले हैं और उन्हें कुछ अखबार फंडिंग कर रहे हैं। वहीं पर बैठा एक आदमी कहता है, आपको जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी फंडिंग करेगा। वहीं पर जियोलॉजिकल सर्वे के प्रेसिडेंट मेजर फॉसेट को फाउंडर गोल्ड मेडल से सम्मानित करते हैं। इसके बाद मेजर फॉसेट प्रेसिडेंट से कहते हैं, जब हमें प्राचीन शहर मिल जाएगा तब मैं आपको सिग्नल के तौर पर अपनी कोई चीज भेजूंगा। और इसके बाद मेजर फॉसेट और उनका बेटा प्राचीन शहर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मेजर फॉसेट और उनका बेटा जैक आदिवासियों के एक कबीले तक पहुंच जाते हैं, जहां पर ये लोग इन्हें पकड़ लेते हैं और अपने सरदार के पास ले जाते हैं। जैक यहाँ पर काफी डरा हुआ होता है। मेजर फॉसेट जैक से कहते हैं, जिंदगी अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है और हम इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं और हमें एक ऐसा सफर तय किया है जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। इतना कहते ही ये लोग इन्हें कुछ पिला देते हैं, जिससे ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद काफी समय बीत जाता है। मेजर फॉसेट और जैक का किसी को कुछ पता नहीं चलता और एक दिन मिसिज पर्सी फॉसेट ज्योग्राफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट के पास जाती है
जहां उसे एक कंपास देती है जो मेजर फॉसेट ने भेजा था, और प्रेसिडेंट समझ जाते हैं कि मेजर फॉसेट उस प्राचीन शहर तक पहुंच चुके हैं। पर्सी प्रेसिडेंट को मेजर और जैक को खोजने के लिए कहती है, जिसके बाद प्रेसिडेंट मेजर फॉसेट को खोजने के लिए कई रेस्क्यू टीम भेजते हैं, पर उनका कभी किसी को कुछ पता नहीं चलता। मेजर फॉसेट की पत्नी हमेशा ये उम्मीद लगाई रही कि वो वापस आएंगे, और 1954 में उनका देहांत हो गया। मेजर फॉसेट का विश्वास था कि कोई प्राचीन सभ्यता हजारों सालों से अमेजिन के जंगलों में रह रही है, जो हमारी सभ्यता से भी पुरानी है। और 21वीं सेंचुरी में सरकार ने अमेजिन के जंगलों में पक्की सड़कें, फ्लाईओवर भी बनाए, जिसमें बहुत सारे आर्कियोलॉजी सबूत भी मिले हैं, जैसा कि मेजर फॉसेट ने अपनी किताबों में जिक्र किया था। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, जो मेजर फॉसेट के जीवन की एक सच्ची कहानी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग।